भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तजारती और दिफाई मुआहदे पर अमरीका नाराज़ हो गया है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि यूरोपीय ममालिक भारत से मुआहदा करके अपने खिलाफ जंग की फंडिंग कर रहे हैं। अमरीका ने यूक्रेन जंग ख़त्म करवाने के लिए रूस से तेल लेने वाले भारत पर टैरिफ लगाए। अब यूरोप उसी भारत से मुआहदे कर रहा है। दूसरी जानिब यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लायन ने भारत EU मुआहदे को मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है। भारतीय वजारत ख़ारजा के मुताबिक यूरोपीय ममालिक 7 साल के अरसे में मोटर गाड़ियों, स्टील और ज़रात के सिवा तमाम भारतीय मसनूआत पर टैरिफ सिफर कर देंगे। जवाब में भारत तकरीबन तमाम यूरोपीय अशिया पर टैरिफ ख़त्म या इंतहाई कम कर देगा, जिनसे महंगी और आलीशान यूरोपीय गाड़ियाँ भारत में सस्ती हो जाएंगी। इस डील से 2032 तक यूरोपीय यूनियन की भारत को बरामदात दुगनी होने की तवक्को है, क्योंकि मजमूई तजारती मालियत के लिहाज से तकरीबन 96.5% अशिया पर आए टैरिफ ख़त्म या कम कर दिए जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान पहले से ही GSP+ के तहत यूरोप को बरामदात करता है, लेकिन अब भारत को भी यूरोपीय मंडियों में जामे रसाई मिल जाएगी, जिससे पाकिस्तानी टेक्सटाइल और गारमेंट्स को सख्त मुकाबले का सामना होगा। मज़ीद ये कि इस डील से बढ़ती हुई आलमी तजारती कशीदगी के माहौल में भारत और यूरोपीय ममालिक का अमरीका पर इन्हिसार कम हो जाएगा। भारत और यूरोपीय यूनियन की होने वाली डील पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात खाकान नजीब साहब। खाकान साहब, इस डील को आप कैसे देखते हैं? क्या अमरीकी रवैये की वजह से EU मजबूर हुआ भारत के साथ डील करने पर, और क्या हम इस मुआहदे को पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी समझें? तो पहले तो इसको वेलकम इस सेंस में करना चाहिए कि रूल बेस्ड कोऑपरेशन जो है इट स्टिल वर्क्स। हम ये समझते थे कि शायद हम इस फ्रेमवर्क से बाहर निकल गए हैं दुनिया में, बट एज एन इकोनॉमिस्ट जब मैं इसको देखता हूँ, और इट कैन स्टिल डिलीवर गुड आउटकम्स। अगर इस डील को आप ओवरऑल देखें तो ऑब्वियसली मार्केट एक्सेस, मोबिलिटी इंडिया की जो है वो बढ़ जाएगी इनटू EU। EU के लिए भी बड़ा साजगार है ये, क्योंकि उनको भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मिल जाएंगी इन टर्म्स ऑफ एक्सेस इनटू इंडिया। मसलन एक ख्याल किया जा रहा है कि EU की तकरीबन 8 लाख जो नौकरियां हैं उनको सपोर्ट करेगा। जो इस वक्त ट्रेड है उनकी इंडिया के साथ आई थिंक $180 बिलियन की है। सो जो 96 तकरीबन % ऑफ EU गुड्स हैं उन पे जो इंडिया है वो टैरिफ कट कर रहा है, जिसमें कार्स हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, मशीनरी है, केमिकल है, फार्मा है। सो इसको इस निगाह से देखें। एग्री फूड्स एंड SMEs, मैं हमेशा पाकिस्तान की SMEs की बात करता हूँ, पर जब मैं इस मायदे की डिटेल में जाकर देखता हूँ तो एग्री फूड टैरिफ एवरेज 36% जो है वो स्लैश हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा फॉर EU। वाइन्स, ऑलिव, so SMEs get a dedicated contact point, more transparency, predictability। इसी तरह इंडिया को भी मोबिलिटी मिलेगी, मार्केट एक्सेस मिलेगा। पाकिस्तान को अगर इस चीज को देखें तो हमें इस निगाह से देखना चाहिए कि हमारे लिए कंपटीशन ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। अगर मार्केट एक्सेस बढ़ता है इंडिया का तो पाकिस्तान को अपने गुड्स की कंपेटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी। पाकिस्तान को अपनी जो जिसे कहते हैं हमारे पास जो GSP+ है और जिसका फायदा हम उठाते रहे हैं उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हम अपने कंडीशनल रिव्यू बेस्ड प्रेफरेंसेस पे रिलाई करते हैं। पाकिस्तान का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो नेसेसरी हो गई है। हमने साउथ अफ्रीका में भी ये चीज देखी। अब अडैप्शन इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। द कम्पिटिटिव बार गोज अप फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। हमारे जो बिजनेसेस हैं उनको, चाहे वो टेक्सटाइल हो, अपैरल हो, उनको जो कॉन्ट्रैक्चुअल लॉन्ग टर्म FTA हुआ है इंडिया का, उससे हमें अपनी प्राइस कम्पिटिटिवनेस जो इरोड हुई है उसको वापस लाना पड़ेगा। अगेन पाकिस्तान के लिए इन दी एंड मैसेज वही है, स्ट्रक्चरली अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, चाहे वो एनर्जी कॉस्ट्स हों, टैक्सेशन के फ्रेमवर्क्स हों, हमारे जिस तरह के फिस्कल के खसारे हैं और उसकी वजह से बैंकिंग एक्सेस कम होती है। Sustainability becomes important. CBAM becomes important. India-EU alignment on CBAM raises the compliance bar for all suppliers. So पाकिस्तान को एक higher cost face होगी विदाउट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो पूरे अथॉरिटीज को देनी चाहिए, सो दैट इसको सबको संभाला जा सके। पाकिस्तान की जो एक्सेस हम बढ़ाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट वो शायद ना कर सके। तो खाकान साहब, क्या यूरोपीय खरीदार पाकिस्तान से ऑर्डर्स खत्म करने के बजाय कीमतों पर दबाव डाल सकते हैं?
बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ना, एक बड़ी मार्केट है जिससे वो ले रहा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंडिया की ज्यादा हैं कंपेयर टू आर्स। हमारे जो कंपेटिटिव टैरिफ्स हैं ऑन एनर्जी, हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, हमारा जो मकाम है, इस सब को बेहतर करना ही पड़ेगा। और ये आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी। मैं एसएमईज की मद में अगले दिन भी एक एक्सपो पे था, स्मीडा ने सेटअप की थी, मैंने वहां पे भी, और वहां पे मिनिस्ट्री भी थी। मैंने यही कहा कि आपको ब्रांड और जो सबसे बड़ी बात है स्केल, जिसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं हम, वो पैदा करनी पड़ेंगी। अदरवाइज आपकी कम्पिटिटिवनेस ऑलरेडी कम है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। ये एक तरफ की चीजें हैं, पर बिजनेसेस को ऑन देयर साइड जो कम्पिटिटिवनेस है वो इकोनॉमीज, R&D, प्रोडक्ट डिवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, दुनिया से जिसे कहते हैं एक्सेस लेना इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स का पार्ट बनना, द हार्ड वर्क probably in terms of the bar that Pakistan has goes up. EU जो है वो स्केल, सर्टेनिटी, स्पीड टू मार्केट, ये याद रखें, इन तीन चीजों पे रिलाई करता है। ये तीनों चीजें जो पाकिस्तान की हैं, मतलब स्केल वाइज हमें कंपेटिटिव बनना पड़ेगा। स्पीड टू मार्केट मींस कि हम क्विकली अपने गुड्स को ना सिर्फ प्रोड्यूस कर सकें, बल्कि हमारी लॉजिस्टिक इतनी इजी हो कि हम वहां तक पहुंचा सकें। आप खुद देखिए ना कि ये तीन चीजें अगर करने के लिए पाकिस्तान को अपनी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी पड़ी, तो व्हाट वी आर टॉकिंग इज कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर जो है जब तक तब्दील नहीं करेंगे, फार्म टू मार्केट एक्सेस को ठीक नहीं करेंगे। फार्म टू मार्केट एक्सेस का एग्रीकल्चर में पाकिस्तान का अगर ये हाल रहेगा कि हम 10 से 30% अपनी प्रोड्यूस को लूज करते हैं, तो दैट्स नॉट कंपेरेटिव। अगर आपकी एग्री यील्ड जो है 30 to 50% है ऑफ योर ओन बेस्ट, जो हमारे वीक फार्मर्स हैं, तो दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी। अगर पाकिस्तान के पास 3 लाख सिर्फ एसएमईज, ये आई कीप रिपीटिंग दिस फिगर फॉर द मिनिस्ट्रीज, फॉर जो अदारे हैंडल करते हैं एसएमईज को, पाकिस्तान में 70 लाख इस वक्त कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उसमें से 90% एसएमईज हैं। चलें हम 60 लाख ही मान लेते हैं। फॉर्मल फाइनेंस 3 लाख के पास है। तो आप मुझे बताएं कि वो अपनी कंपेटिटिवनेस, वो अपनी प्रोडक्टिविटी, वो अपनी रॉ मटेरियल का खरीदना, वो अपनी स्पीड टू मार्केट पैदा करना कैसे कर सकते हैं, जबकि आप 3 लाख से ज्यादा को फॉर्मल एक्सेस नहीं दे सकते। सो दे आर बाइंग मनी एट अ मच हायर रेट। सो बिजनेस विजिटर्स का एक्सेस बढ़ जाएगा, इंट्रा कोऑपरेटिव ट्रांसफर्स बढ़ जाएंगी, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस सप्लायर्स, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स का होना, ये सब भी इस एफटीए के अंडर आता है। सो इट रेजेस द बार फॉर पाकिस्तान। दैट डजंट मीन वी कांट कम्पीट इफ वी डू द हार्ड वर्क। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मुआशी उमूर खाकान नजीब साहब जी से गुफ्तगू करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर वजारत ख़जाना खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम शहजाद साहब, जिस तरह के खाकान नजीब साहब भी कह रहे थे, एफटीए के हवाले से जिक्र कर रहे थे, क्या पाकिस्तान को भी यूरोपीय यूनियन के साथ अब एफटीए की कोशिश करनी चाहिए या फिर मौजूदा फ्रेमवर्क को बेहतर बनाना ज़्यादा हकीकत पसंदाना है? जी बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखिए बिल्कुल एफटीएज तो जो है अब न्यू नॉर्म्स हैं दुनिया में, और देखें हमने चाइना के साथ भी किया है, और हमारे पास एक अच्छी चीज़ ये है कि जीएसपी प्लस स्टेटस है यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरो जोन के साथ, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई हैं। लास्ट 10 इयर्स में देखें, कुछ 12-13 साल हो गए हैं इस चीज़ को, और अगर आप लास्ट ईयर के नंबर्स देखें तो हमारी कुछ 9 अरब के करीब रफली जो है एक्सपोर्ट्स होती हैं, टोटल जो जाता है हमारे यहाँ से यूरोप को, और वहाँ से जो हम इंपोर्ट करते हैं रफली को $3 अरब के करीब करते हैं। तो हमारा जो ट्रेड है वो सरप्लस में है यूरोप के साथ। इसी तरह से हमारा यूएसए भी बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके साथ भी ट्रेड सरप्लस है हमारा। तो देखिए इसमें एक तो अच्छी चीज़ ये है कि हम जो है जीएसपी प्लस स्टेटस होल्ड करते हैं, नंबर 1। सेकेंडली ये ऑफ कोर्स हमें जो है इस पे बहुत काम करना है, बेहतर करना है, क्योंकि रिलेटिव कंपैरेटिवनेस आपकी जो है इम्प्रूव होनी चाहिए। अदरवाइज जो है आपके कंपैरेटर्स जो है वो शेयर ले जाते हैं मार्केट से। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काम कर रही है 2-3 चीज़ों पे कर रही है, जो कि ऑफ कोर्स पहले से फोकस है, ताकि नंबर 1 जो प्राइवेट सेक्टर है उसे ब्रीदिंग स्पेस मजीद मिले,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और दूसरा एक्सपोर्टर्स के लिए खास तौर पे जो है ब्रीदिंग स्पेस निकले। क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट जो एक डिसीजन आया था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उसमें एक जो है खासकर जो एक्सपोर्ट सरचार्ज था उसे रिमूव कर दिया गया था, और वो एक अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्टर्स के। इस तरह से आप देखेंगे कि टैक्सेशन में, एनर्जी में, और खासकर इंटरेस्ट कॉस्ट जो नीचे आई है, ये बहुत सपोर्टिव है एक्सपोर्टर्स के लिए भी पर्टिकुलरली, और ये जो आपके एक्सपेंशन करते हैं बिजनेसेस, इनके लिए। तो एनर्जी और टैक्स इस वक्त फोकस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि इसे नीचे लाया जाए। और एनर्जी में आपने देखा है 20% नीचे आई भी हैं कीमतें। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे इंशाल्लाह कि इस पर भरपूर तरीके से काम हो रहा है, और खासकर एक्सपोर्टर्स को जो है इस पे ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। सेकेंडली मैं ये कहूंगा कि इसके दो एंगल्स हैं। ये जो बड़ी एक डील होने जा रही है, देखिए पहली तो बात ये कि अभी डील इनिशियल स्टेजेस पे है। ये अभी जो है काउंसिल जो है इसको देखेगी, काउंसिल के बाद पार्लियामेंट जाएगी, यूरोपियन यूनियन की जो पूरी पार्लियामेंट है वो इसको देखेगी, उसके बाद ये साइनिंग होगी। 20 साल का काम चल रहा है, ये ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कल जो है सोचा या परसों सोचा और आज हो गया। 20 साल की नेगोशिएशन के बाद अब जाके हुआ। और मेरे ख्याल में इसका एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है, जिसमें ऑफ कोर्स यूएस भी इसको देख रहा है और सारी दुनिया की कंट्रीज देख रहे हैं, और खासकर यूएस का इसमें फोकस है। तो ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल एंगल के पर्सपेक्टिव से इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमें अपना देखना चाहिए कि हम कैसे अपने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करते हैं, और करेंगे इंशाल्लाह कि इस तरह की जो भी डील्स होती हैं इसमें हमारा भी अच्छा जो है कॉन्ट्रीब्यूशन, और हम जो है अपने एक्सपोर्टर्स को आगे लेके जा सकें। तो अगर पाकिस्तान ने हिकमत अमली ना बदली तो क्या हम कह सकते हैं कि बरामदी नुकसान नागुज़ीर है? नहीं, देखिए ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना जी, कि डील हो या ना हो। हमने तो एक्सपोर्टर्स को, प्राइवेट सेक्टर को आगे लेके जाना है, प्राइवेटाइजेशन को आगे लेके जाना है, एनर्जी रिफॉर्म्स को लेके जाना है, राइट साइजिंग को लेके जाना है, पेंशन रिफॉर्म्स को लेके जाना है, कर्जों की रिफॉर्म्स को लेके जाना है आगे। तो ये तो इरिस्पेक्टिव, ये तो मतलब एंड और डिस्कशन नहीं है, ये तो एंड डिस्कशन है कि जी ये कोई डील करे या ना करे, हमने अपने एक्सपोर्टर्स को, अपने बिजनेसेस को जो है कॉम्पिटेंट बनाना है, और वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना है, और उस डायरेक्शन में हम चल चुके हैं ऑलरेडी, जिसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है, ऑफ कोर्स एक इन द मीनवाइल थोड़ी सी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बट इवेंचुअली आप देखेंगे कि डायरेक्शन अगर आपकी ठीक है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आस्ते से नीचे जा रही है, और ये बहुत भरपूर रियलाइजेशन भी है कि किस तरफ जाना है, क्या इशूज है, तो मेरे ख्याल में ये नागुज़ीर चीज़ है ऑफ कोर्स। ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।